ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका द मास्टर वर्ल्ड चैनल पे। जहां आज मैं आप लोगों के सामने रुक्मिणी पब्लिकेशन बुक के मध्यकालीन भारत का इतिहास को लेकर आई हूं। इसे मैं रीडिंग के माध्यम से इस बुक को पूरा ख़त्म करूंगी। यह बुक जो है NCERT क्लास 6 से लेकर 12 तक का कवर कराएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समय और इतिहास के कालखंड पर विचार। ठीक है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल, सभ्यकाल। इतिहासकार और उनके स्रोत देखते हैं। हिंदुस्तान शब्द आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना में स्थित इलाकों से था। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों को संस्कृति का वर्णन करने के लिए कहा। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। अल-बरूनी तथा किताब उल हिंद। ठीक है, अल-बरूनी जिसने किताब उल हिंद लिखा है, इसके बारे में जानते हैं। अल-बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था। ख्वारिज़्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और अल-बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह भाषाओं का ज्ञाता था जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल थे। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अल-बरूनी ने भी उनमें से एक था। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा। अल-बरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहित तथा विद्वानों के साथ कई 20 वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। अल-बरूनी ने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। ठीक है, दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता था कि सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं था। जातीय व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल-बरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। अरबी में लिखी गई अल-बरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इब्न बतूता, ठीक है, जिसने रेहला बुक लिखा है, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ है। ठीक है, 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच का गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवाएं पुनः स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। मालाबार से वह मालदीव गया था, जहाँ 18 महीने तक काजी के पद पर रहा। अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जैतून, जो आज क्वांजू के नाम से जाना जाता है, वहाँ गया। ठीक है, 1347 ईस्वी में वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी,
के वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40 जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान इब्न बतूता के काड़वा पर आक्रमण हुआ। इब्न बतूता एक हठीला यात्री था जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वह रूस भी गया हो, भारतीय महाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। इब्न बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों में मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान, दो ऐसी वानस्पतिक उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, का वर्णन करता है। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊँट, दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश और बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिया। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नासिरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके तथा 200 दास दे दिए। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने ही दिया था। फ्रांसवा बर्नियार, इसके बारे में पढ़ते हैं। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे हैं। जेसुइट रॉबर्टो नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुआर्ते बरबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जोड़ी जो बैप्टिस्ट टैवर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की। इतालवी चिकित्सक मनुची कभी भी यूरोप वापस नहीं गया, ठीक है, और भारत ही बस गया था। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियार एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। वह 1656 से 68 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा। पहले सम्राट शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा सिखों के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के रूप एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में रहा। अब पूर्व और पश्चिम की तुलना देख लेते। बर्नियार ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे हैं। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुईस 14वां को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियार ने भारत की स्थिति को यूरोप में विकास की तुलना में दयनीय बताया। बर्नियार के कार्य 1670 और 1725 के बीच फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था। 1684 ईस्वी तक या 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ। बर्नियार के ग्रंथ ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर अपनी गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा। समानता यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए बर्नियार बहुत विश्वास से कहता है, भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने बर्नियार के वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया है। 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजस्व को राजस्व का परिसरमिक बताता था। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। सन 700 से 1750 के काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी